मलते रह गए हाथ शिकारी, उड़ गया पंछी तोड़ पिटारी, अंतिम गोली खुद को मारी, जियो तिवारी जने उधारी। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था चंद्रशेखर आजाद का बचपन, कैसे वो क्रांतिकारी बने थे, कैसे उन्होंने अपना ग्रुप बनाया था और काकोरी कांड को कैसे एग्जीक्यूट किया गया था और सारे अरेस्ट हो गए थे। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी भी हुई थी। चंद्रशेखर आजाद और कुंदन लाल, ये दो लोग थे जो अरेस्ट नहीं हुए थे, जो बच गए थे। और इस सेशन में हम लोग देखेंगे असेंबली बॉम्ब केस, फाइनेंशियल क्राइसिस और गांधी जी का स्टैंड रिगार्डिंग द रिवोल्यूशनरीज और भी सारी चीजें। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू इन्फोलॉग्स। माय नेम इज अभिषेक मिश्रा। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जो शुरू करते हैं, असेंबली बॉम्ब केस। लॉर्ड इरविन ने दो बिल्स इंट्रोड्यूस किए थे 8 अप्रैल 1929 को। पहला था पब्लिक सेफ्टी बिल। पब्लिक सेफ्टी बिल जो था वो बहुत हार्श था। इसमें पुलिस वालों को पूरी तरह से आजादी थी कि वो किसी को भी कभी भी अरेस्ट कर सकते थे ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक सेफ्टी। तो छोटा सा भी शक सफिशिएंट था पुलिस वालों के लिए किसी को भी अरेस्ट करना, क्योंकि उस टाइम रेवोल्यूशंस और मूवमेंट्स इतने ज्यादा चल रहे थे जिसकी वजह से टेररिस्ट एक्टिविटीज नहीं कहेंगे उसको, क्रांतिकारियों की जो एक्टिविटीज थी वो बढ़ गई थी और इसकी वजह से अंग्रेज जो है एजिटेट हो चुके थे पूरी तरह से। तो क्रांतिकारियों की धरपकड़ चल रही थी, इसलिए उन सारी एक्टिविटीज को रोकने के लिए इन बिल्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर बिल्स के खिलाफ प्रोटेस्ट चल ही रहा था पर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। तो फिर इस प्रोटेस्टर्स की बात को सुने जाने के लिए ही भगत सिंह ने एक प्लान बनाया था कि असेंबली में बॉम्ब फेंकेंगे। असेंबली में बॉम्ब फेंकने का प्लान बनाया था भगत सिंह ने। इस प्लान को सबसे पहले आजाद एग्जीक्यूट करना चाहते थे, लेकिन वो लीडर थे और बाकी लोगों को भी ये ठीक नहीं लगा और उन्होंने इसका जब विरोध किया तो आजाद की जगह पर रामशरण दास को नॉमिनेट किया गया था, चुना गया था आजाद की जगह पर। फिर भगत सिंह और सुखदेव के बीच में कुछ आर्गुमेंट्स हुए थे और उसके बाद रामशरण दास की जगह पर भगत सिंह को फाइनल किया गया था इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, असेंबली में बॉम्ब फेंकने के लिए। हालांकि आजाद नहीं चाहते थे कि भगत सिंह खुद जाएं इस प्लान को एग्जीक्यूट करने, क्योंकि भगत सिंह आजाद के एक ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट लीडर। तो ऐसा था। फिर आती है डेट 6 अप्रैल, जिस दिन पूरा असेंबली हॉल हिल गया था। भगत सिंह ने पहला बॉम्ब एक खाली जगह में फेंका था और जैसे ही लोग कुछ समझ पाते कि क्या हुआ है, बटुकेश्वर दत्त ने दूसरा बॉम्ब फेंक दिया। अब अब जो है वहां से भागने का पूरा प्लान था। भगत सिंह और बटुकेश्वर को भी ये पता था कि उनके पास प्लान है वहां से भागने का, लेकिन बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ये दोनों कुछ और ही सोच कर आए थे और वो ये लोग वहां से भागे नहीं और इन्होंने खुद को सरेंडर किया और अरेस्ट हो गए थे। फिर आती है फाइनेंस। अब क्योंकि ये अरेस्ट हो गए और ग्रुप में फाइनेंशियल क्राइसिस आई और ग्रुप एक बार फिर से टूटने लग गया। तो असेंबली बॉम्ब केस होने के बाद सारे साथी या क्रांतिकारी इधर उधर हो जाते हैं। सुखदेव और जयगोपाल को अरेस्ट कर लिया जाता है। जयगोपाल वही थे जिनके मिसकम्युनिकेशन की वजह से मेजर सॉन्डर्स को भगत सिंह ने मारा था कर्नल स्काउट की जगह पर। तो सुखदेव और जयगोपाल अरेस्ट हो जाते हैं और जो ब्रिटिशर्स जो होते थे वो सुखदेव को इतना टॉर्चर करते हैं कि उस टॉर्चर को एक टाइम पर जब सुखदेव नहीं सह पाते तो सुखदेव सबका एड्रेस, सबकी लोकेशन ब्रिटिशर्स के साथ शेयर कर देते हैं। आजाद को इन सब चीजों से काफी तकलीफ ऑब्वियसली हो रही थी, पर वो हार नहीं मानते थे। उन्होंने फिर से ग्रुप को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया था। वो फिर से जुट गए थे ग्रुप को ऑर्गेनाइज करने में, रीऑर्गेनाइज करने में। इनफैक्ट इन सब के बीच में एक प्रॉब्लम और थी कि गांधी जी ने एक न्यूज़पेपर में एक एडिटोरियल लिख दिया था, कल्ट ऑफ द बॉम्ब। अब इस एडिटोरियल में गांधी जी ने क्रांतिकारियों को बहुत भला बुरा कहा था और एंड दिस इवेंट डिप्रेस्ड आजाद अलॉट। इसकी वजह से चंद्रशेखर आजाद काफी डिस्टर्ब थे गांधी जी से, क्योंकि ऑलरेडी रेवोल्यूशनरीज के लिए बहुत दिक्कतें थी बाहर। जेल में भी रेवोल्यूशनरीज को अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं किया जाता था और कांग्रेस लीडर्स को बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता था कांग्रेस के, क्योंकि कांग्रेस की जो रिलेशन थी कांग्रेस का ब्रिटिशर्स के साथ, वो काफी अच्छी थी। और ये जो रेवोल्यूशनरीज थे उनको तो खाने पीने के लिए भी नहीं दिया जाता था जेल के अंदर।
बिल्कुल आसान नहीं था क्रांतिकारियों की लाइफ। उसके ऊपर से गांधी जी ने ये एडिटोरियल भी लिख दिया था, कल्ट ऑफ द बॉम्ब, जिसकी वजह से रेवोल्यूशनरीज या क्रांतिकारी का मोरल और भी डाउन होने वाला था और हो रहा था। अब भगत सिंह ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके थे और उनको जेल से भगाने का प्लान बना रहे थे इधर आजाद। तो आजाद भगत सिंह इसके लिए चंद्रशेखर आजाद ने एक घर का, एक बंगलो का इनफैक्ट आधा हिस्सा किराए पर लिया था, रेंट पे ले लिया था। और किसी को भी शक नहीं था कि वो लोग अंदर बॉम्ब बना रहे थे भगत सिंह, और उस बॉम्ब का यूज किया जाने वाला था भगत सिंह को भगाने में। जब प्लान को, इन्होंने प्लान तो पूरा बना लिया पर प्लान अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। जब प्लान को फील्ड पर एग्जीक्यूट करने भगवती चरण वोहरा को चुना गया था, पर बॉम्ब में जो पिन लगती है वो पिन लूज हो गई थी, और जब भगवती चरण वोहरा ने पॉकेट से अपने बॉम्ब निकाला तो वो बॉम्ब फेंकने से पहले ही उनके हाथ में फट गया, जिसकी वजह से ऑन द स्पॉट भगवती चरण वोहरा की डेथ हो गई थी। इस न्यूज से इस न्यूज को सुनकर आजाद को बहुत दुख हुआ था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर से प्लान बनाया और एक बार फिर से प्लान फेल हो गया था। कह सकते हैं कि किस्मत को भी ये मंजूर नहीं था कि भगत सिंह को जेल से भगाया जाए या भगत सिंह आजाद हो जेल से। तो ऐसा था। फिर यशपाल, एक ग्रुप मेंबर थे यशपाल क्रांतिकारी, वो कुछ दिक्कतें करने लग गए थे ग्रुप के अंदर। और ग्रुप का जो पैसा था, ऑलरेडी ग्रुप में फाइनेंशियल क्राइसिस होती ही रहती थी, इसके ऊपर से ग्रुप का जो पैसा था यशपाल ये खुद के ऊपर उड़ाते थे, अपने ऊपर अच्छे अच्छे महंगे कपड़े खरीदते थे, और लड़की का भी मामला था बाबू भाई। तो इन सब को देखते हुए ग्रुप के जो मेंबर्स थे वो यशपाल से काफी चिढ़ रहे थे, और इन सब चीजों की वजह से आजाद ने यशपाल को मार देने का डिसाइड किया था। आजाद ने यशपाल को जान से ही मारने का डिसाइड कर दिया था। और इसको यशपाल को जान से मारने का जो पहला टास्क था वो उन्होंने दिया था वीरभद्र को। पर वीरभद्र भी चालाक निकले और उन्होंने यशपाल को मारा नहीं और वहां से भगा दिया और धोखा दिया चंद्रशेखर आजाद को, जो कि आजाद को बिल्कुल पसंद नहीं आया। और इसके बाद वीरभद्र के साथ जो हुआ वो वीरभद्र ही जानते होंगे, उनके साथ चंद्रशेखर आजाद ने जो कुछ भी किया था। फिर फिर यशपाल को मारने का प्लान कैलाशपति को दिया गया और वो भी नहीं मार पाए थे, कैलाशपति भी यशपाल को नहीं मार पाए थे। फिर बाद में हम देखते हैं कि यशपाल को आजाद ने माफ कर दिया था, लेकिन वीरभद्र को माफ नहीं किया था। और इन सब इंसिडेंट्स की वजह से ग्रुप की जो एक्टिविटीज थी वो बहुत स्लो हो गई थी। ग्रुप की एक्टिविटीज चल रही थी पर ग्रुप में ऑलरेडी इतनी फूट पड़ चुकी थी, इतनी प्रॉब्लम्स चल रही थी, कभी फाइनेंशियल क्राइसिस तो कभी ये यशपाल का सीन। तो जो एक्टिविटीज थी, जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज थी, वो बहुत कम हो रही थी और बहुत धीरे धीरे हो रही थी। और इसी के बाद फिर आजाद इलाहाबाद आए और वहां के अल्फ्रेड पार्क में एक मीटिंग करनी थी उनको कुछ लोगों के साथ। तो वहां पर मीटिंग करने गए, यशपाल उनके साथ था इस मीटिंग में। वीरभद्र यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद की जासूसी कर रहा था, गद्दारी। और वीरभद्र ने यहाँ गद्दारी करते हुए आजाद की लोकेशन पुलिस से शेयर कर दी थी। और इस एक इंसान को मारने के लिए पूरी की पूरी पुलिस फोर्स आई थी और पूरे पार्क को चारों तरफ से घेर लिया गया था। बहुत बहादुरी से लड़े थे शहीद चंद्रशेखर आजाद, और लास्ट में जब उनके पास एक गोली बची तब उन्होंने खुद को गोली मार ली थी, क्योंकि वो दुश्मनों की गोली से नहीं मरना चाहते थे। ऐसे थे शहीद चंद्रशेखर आजाद। दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। एक अनसंग हीरो जिनको इतिहास के पन्नों में भुला दिया गया है, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और ये था एक छोटा सा सेशन। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हो चुका है चैनल पे, तो उस पर फिर एक नज़र डालिएगा। अगले सेशन को बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।